फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। फैजाबाद संसदीय सीट में बाराबंकी जिले का कुछ हिस्सा और फैजाबाद जिले का हिस्सा शामिल है। इनमें बाराबंकी जिले की दरियाबाद सीट और फैजाबाद जिले की रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या सीटें शामिल हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता दर 57.36% है। फैजाबाद संसदीय सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 15,61,609 है, जबकि शहरी मतदाताओं की संख्या करीब 2,58,448 है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,20,57 मतदाता हैं। 2019 के आम चुनावों में फैजाबाद में 59.6% मतदान हुआ। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह हैं। लल्लू सिंह का जन्म 1954 में शहादतगंज में हुआ। उन्होंने अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध के.एस. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय से MA, LLB की शिक्षा ग्रहण की। लल्लू सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1991 से 2012 तक वे 5 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच उन्होंने यूपी सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाला। बचपन में जब होश संभाला हमने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जुड़ाव, उसके पहले से हमारे परिवार के लोगों का शाखा पर आना जाना था, जुड़ाव था। धीरे धीरे काम करते रहे। उसके बाद संघ की कई जिम्मेदारियां हमको मिली। फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, फिर संघ के प्रचारक के नाते, विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर होने के नाते संगठन मंत्री के रूप में कई जगह हमको काम करने का अवसर मिला। लखनऊ में भी हम संगठन मंत्री थे। फिर जब वापस हुए वहाँ से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ और संगठन ने वहाँ हमको लगा दिया, जिम्मेदारी दी। तो वहाँ की जो आवश्यकताएं थीं, जो ऊपर के अधिकारियों की अपेक्षाएं थीं, श्री अशोक सिंघल जी और सारे संगठन के लोग, चंपत जी भी और ठाकुर गुरजन सिंह जी, ऐसे बहुत सारे अधिकारी यहाँ रहते थे। उस आंदोलन में हम लोग लगे। 1989 में विचार परिवार ने हमको भारतीय जनता पार्टी में भेजा। हम नहीं, अपने आप नहीं गए, उन्होंने भेजा। और अम्बेडकर नगर फैजाबाद एक जिला था, तो जिला अध्यक्ष बना करके काम की जिम्मेदारी से, और 6 महीने बाद ही अयोध्या विधानसभा से हमको टिकट। क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से फील्ड में काम करने का बहुत अनुभव नहीं था। विद्यार्थी क्षेत्र में था ये था, लेकिन चुनाव में लड़े तो जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीते और जो सिटिंग MLA थे वो तीसरे पर चले गए, हम दूसरे पर। फिर बीच में हमने काम शुरू किया। 91-92 में विधायक हो गए। फिर ये भाव दिमाग में हरदम रहता था, इसलिए शासन से जो सुविधाएं मिलती थी
सूची हम कभी अपने हाथ से नहीं बनाए, हमारे कार्यकर्ता ही बनाते, हम केवल दस्तखत करते। चाहे आवास की सूची हो, चाहे हैंडपम्प की सूची हो, या जो भी सुविधाएं सरकार से मिले। लेकिन एक चीज़ सूची में देखते थे कि कम से कम 50% गरीबों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर सूची अनुकूल नहीं होती थी तो हम फिर वापस करते थे और कहते थे फिर से बना कर ले। तो धीरे धीरे इसका एक लाभ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में कोई पुरवा नहीं था, कोई गांव नहीं था जहां गरीब में हमारा वर्ग कार्यकर्ता न खड़ा हो। रात में 12 बजे जाते थे, मीटिंग करते थे, क्योंकि बहुत सारे गांव की ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण था कि लोग बुरा मानते थे उनको जोड़ने को। तो हमारा काम भी हो जाए, लोगों को बुरा न लगे, तो हमको चुपके से भी जाना पड़ता। रात वहाँ जाना, रोटी खाना, बैठना, ये करना, वो करना। तो उसके कारण अब आपस का जो अपनत्व, जो प्रेम था ना, वो धीरे धीरे बढ़ा। दूसरा, मन में एक भाव था कि हम अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं। शुरू से भगवान कोई ऐसा काम हमारे हाथ से ना हो जिससे अयोध्या का सम्मान चला जाए, यह हमारे दिमाग में पहले दिन से था। इसलिए उसके लिए भी हमने कोशिश किया, और अब कितना बचा पाए नहीं बचा पाए हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं लगा हमारे ऊपर जिसके कारण अयोध्या के सम्मान को कोई खतरा। हाँ, बहुत उसमें लेकिन बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन में बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, लेकिन सब हनुमान जी का रास्ता बनाते रहे, क्योंकि हम मानते थे कि बगैर उनकी कृपा और आशीर्वाद के हम कुछ कर नहीं। अयोध्या के जितने संत थे, किसी भी दल से जुड़े रहे, सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। मई 2014 में लल्लू सिंह 16वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। मई 2019 में वो दोबारा 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। सांसद लल्लू सिंह कृषि संबंधी स्थायी समिति एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान में सांसद लल्लू सिंह की गहरी रुचि है। अशिक्षित परिवारों को शिक्षित बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ ही सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं खेलों के साथ उनको जोड़ना सांसद महोदय का फोकस एरिया है। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं यूपी की फैजाबाद संसदीय सीट की तरफ। फैजाबाद में कैसा विकास हो रहा है, पिछले 10-15 वर्षों में कैसे प्रगति पर आगे बढ़ रहा है फैजाबाद, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही कि जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही अयोध्या आता है, कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं? इस देश में जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उसके पहले तो अयोध्या की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, कोई इसकी सुध भी नहीं ले रहा। समाज को विश्वास हुआ कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बनेगा और अयोध्या का विकास होगा। 2014 में ही हमको सांसद होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 15-16 से हम सब मिल करके और अयोध्या के रेल के जितने प्रोजेक्ट हैं, सड़क
एवं परिवहन मंत्रालय के जितने प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने लग करके स्वीकृत कराना शुरू किया। 17 में रेलवे के दोहरीकरण का काम स्वीकृत हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन इस देश का सुंदरतम स्टेशन बने, उसकी भी स्वीकृति मिल गई। और भी बहुत सारे काम जो थे रेलवे के वो स्वीकृत हुए। 16-17 में ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता। अयोध्या से रामेश्वरम दक्षिण में आने जाने की कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। रेल मंत्री जी ने कहा कि जाइए, तैयारी कीजिए, हम 2 महीने में आपको ट्रेन देंगे। और 2 महीने बाद अयोध्या और रामेश्वरम से आने जाने वाली ट्रेन हम सबको उपलब्ध हो गई। फिर भारत सरकार ने 133 करोड़ रुपया पर्यटन मंत्रालय में दिया। योगी जी मुख्यमंत्री हुए और घाटों का काम हुआ, लाइट काम हुआ, बस स्टेशन नया बना। अयोध्या पहले से ही लोग आते हैं, लाखों लोग हर रोज आते हैं, तो रहने की व्यवस्था, होटलों की व्यवस्था और साथ साथ में क्षेत्र, क्योंकि ज़्यादा मांग रहेगी, लाखों लोग रहेंगे कहाँ? लगभग 40 होटलों को स्वीकृति दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं भी, मारवाड़ी समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, ये सब दिल्ली की भी संस्थाएं हैं, 2-3 उत्तराखंड की भी हैं, यहाँ की भी हैं। ये लोग जगह जगह पर ज़मीन लेकर के धर्मशालाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। ये लोगों को घरों में भी रहने की सुविधा दिया जा रहा है। उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि बहुत भारी संख्या उस घरों में भी रह सके। लल्लू सिंह जी, आपका लंबा राजनीतिक करियर है, 5 बार आप विधायक रहे और 2014 से आप 2 बार के आप सांसद हैं, लंबा अनुभव है आपको। ये जो क्षेत्र है आपका फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में, तो अब सांसद हुए आप, ये जो स्थानीय क्षेत्र है यहाँ वाला, क्या समस्याएं पहले थी और क्या परिवर्तन देखते हैं आप पिछले 15-20 सालों में? ये बड़े चेंजेस हो गए फैजाबाद क्षेत्र में, ये नया हो गया। 2014 के पहले एक तो सड़कों का अभाव गांव में था, मने गड्ढे में से ही लोगों को जाना आना पड़ता था, कीचड़ से ही आना जाना पड़ता। लेकिन 2014 के बाद निरंतर गांव के लिए भी जो सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, साथ ही साथ बिजली की समस्या गांव में थी। किसी गांव में है तो उसी गांव के 4 मौजे में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो विद्युतीकरण काम हुआ और सबको आज बिजली उपलब्ध हो रही है। आज हर गांव में जो प्रधानमंत्री जी की कृपा से और एक योगी जी के प्रयास से तेजी के साथ प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ, शौचालय घर घर बने, गैस कनेक्शन सबको मिले, बिजली का कनेक्शन मिला। उसके कारण इस समस्या से निजात इस जनपद को मिला है। हम 100% नहीं कह सकते कि मिल गया, लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये सारे के सारे काम 2014 के बाद ही, और एक समाज में समरसता का भाव भी उसके नाते पैदा हुआ। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जो केंद्रीय योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, SHG चलते हैं, स्वयंसेवी समूह चलते हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, आपके क्षेत्र में जो केंद्रीय योजना है चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, किसमें अच्छा काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटने की शुरुआत, और हम लोगों ने मेहनत करके, प्रयास करके उत्तर भारत में फैजाबाद जनपद प्रथम स्थान पर आया उज्ज्वला गैस कनेक्शन। इतना हम लोगों ने मेहनत करके, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी का की जो 12 रुपए की बीमा योजना है, ये है वो,
और कई बीमा योजनाएं, उसको भी हम लोगों ने प्रयास करके घर घर तक पहुंचाने का काम। आवास भी 90% तक जिनको ज़रूरत है उनको मिल गया। इसी प्रकार से हर घर को टोटी से जल मिले, यह योजना भी तेजी के साथ चल रही है। आप जो है एग्रीकल्चर वाली स्थायी समिति के सदस्य भी हैं और आपके क्षेत्र में ये किसानों के मुद्दे कुछ कम हुए, उनकी मुश्किलें कम हुई, उनको फायदा हो रहा है क्या? एक तो किसानों को गेहूं, धान का और सारे अनाजों का दाम या उचित रेट पर दिया जाए। अब जैसे श्री अन्न मोटा अनाज की जो घोषणा मोदी जी ने की है, आम आदमी को ये समझ में आ रहा है। आज जो दुनिया भर की बीमारियां हैं, कैंसर है और भी सारी बीमारियां, ये जो रासायनिक खाद युक्त अनाज पैदा होते थे उसके कारण, कि आप सोचिए कि 2 कोरोना निकल गया और एक दिन हम घर पे नहीं बैठे, एक दिन जी। जितना अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं, बस केवल एक काम की, एक फोटो नहीं खिंचवाए हम लोग। ये हमारे स्वभाव में है, चाहे अयोध्या में एक जो समर्पण का भाव है उसका असर हम लोगों के ऊपर है। हम लोगों ने तय किया कि फोटो नहीं खींचना, क्योंकि एक मन में भी भाव रहता है कि किसी गरीब की मदद अगर करना है तो उसकी फोटो जब जाती है तो उसको लगता है कि अपमान होगा। हम लोगों ने आपस में बैठक किया, तय किया कि पहले उनको मदद हो जिनका भगवान के अलावा कोई नहीं। एक सांसद के तौर पर आपको प्रश्नकाल में, शून्यकाल में मुद्दे रखने का मौका मिलता है। आपने भी अनेकों मुद्दे रखे हैं, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके ध्यान में हैं, जो आपने रखे, संसद में रखे और वो नीतियों में आए, इम्प्लीमेंट हुआ और आम जनता को फायदा होगा। जैसे क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये जो घुटना है बदलने के लिए इसको कम मूल्य पर उपलब्ध कराएं। हमने उसको सदन में उठाने का काम किया और ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह चीन जो दुनिया भर के वो चलाता था, टिकटॉक और ये वो दुनिया भर की एप्स, उसको भी हमने उठाया। इसी प्रकार हमने सड़क परिवहन मंत्रालय से मांग की कि जब सड़क बनती है तो मिट्टी उसकी जरूरत है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि तालाब जो मनरेगा से खोदा जा रहा है, जहाँ सड़क बन रही है वहाँ के तालाबों को NHAI या सड़क परिवहन मंत्रालय खोद करके और सड़क की पटाई करे और सुंदर तालाब का भी निर्माण कर दे, जिससे पैसा न करे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो मट्टी लेना कहीं ना कहीं, तो उसका सड़क परिवहन मंत्रालय ने सदन में इसकी घोषणा की और इस नीति को लागू करने की। प्रधानमंत्री जी ने जो खेल की तरफ नौजवानों की रुझान बढ़े और इस देश का नौजवान खेल की मैदान में दिखे, एक उसके लिए जो प्रयास अभियान चलाया, हमारी दृष्टि में इस देश के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए वह वरदान। क्योंकि जब नौजवान के पास कोई काम रहेगा तब तो सही दिशा में जाएगा, अब काम अगर नहीं रहेगा, काम का अभाव रहेगा, तो उसका गलत दिशा उसको पकड़ना है। तो एक तो इस खेल जगत के प्रोत्साहन के कारण जहाँ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से युवा पीढ़ी हमारी हस्तपुष्ट हो रही, वहीं जो वह दिशा विहीन थी उसको एक दिशा मिल गई और वह उस दिशा पर तेजी के साथ चल करके
पूरे दुनिया में अपने देश का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, मान बढ़ाने का काम करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे खिलाड़ी होने पर कहीं ना कहीं वो रोजगार से जुड़ जाएंगे, तो अपने खिलाड़ी अपने परिवार का भी ठीक से भरण पोषण करें। शुरू में हम जब विधायक हुए तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह की जो भावना थी, जो काम करने का तरीका था, उसके कारण हमारे मन में उसकी छाप थी और उनके प्रति हमारे मन में बड़ा आदर भाव था और वो भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते थे। किसी चीज़ को हमने कहा होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारी रुचि नहीं थी, तो किसी भी चीज़ पर हमने अगर उंगली रख दिया होगा तो उन्होंने नहीं कहा। इतना भरोसा और विश्वास वो करते और उनका जो समाज का जो गरीब तबका है या जो उसके प्रति भी जो उनके मन में टीस थी, अपराधियों को लेकर के जो उनके मन में पीड़ा थी, अपराध के खिलाफ उनके अंदर, इन दो कारणों से हम जो है। दूसरी बात, वह एक अधिकारी के बारे में उनका ठीक से जानकारी थी। नाम ले ले किसी आईएएस का, किसी आईपीएस का, तो बता देते थे कैसा, और उस हिसाब से उनकी नियुक्ति करना, पोस्टिंग करना, तो वो उसके कारण उनके प्रति मन में बहुत अगाध श्रद्धा थी। ऐसा है कि परिवार में तो हम समय नहीं दे पाते, कभी कभी दे देते होंगे। एक सबसे बड़ी पीड़ा हमारे परिवार में है, क्योंकि 12 बजे 1 बजे रात में आना और सुबह उठते हैं तो कुछ 2 लोग बैठे रहते हैं घर के अंदर, तो एक कठिनाई है और ये शुरू से हमारी कठिनाई है। क्योंकि जब हम संघ की वर्किंग में थे, विद्यार्थी परिषद की वर्किंग में थे, आंदोलन में थे, तब भी हम संगठन का जो प्रमुख रहता था यहाँ, उसने कोई काम बता दिया तो हमको फिर कोई दुनिया की चिंता नहीं रहती थी, हमें उस काम की चिंता रहती। दूसरा, अयोध्या होने के नाते कहाँ किस प्रकार से क्या हो जाए जिससे उस अयोध्या की सुंदरता बढ़े, या जो एक मन में भाव रहता तो उसमें भी कुछ विद्युजीयों के, कुछ ऐसे लोगों के साथ निरंतर हम बैठते रहे। जहाँ तक किताबों को पढ़ने की बात है, क्योंकि जो उस समय का काल था ना, जब हम संगठन से जुड़े, तो कार्यकर्ता का भी जिम्मे अभाव था, तो रातों दिन हमको दौड़ाते थे। तो जो पढ़ने विद्यार्थी जीवन तक तो पढ़ने का हमारा, पुस्तकों को भी पढ़ने का और कोर्स को भी पढ़ने का रुचि थी, लेकिन उसके बाद फिर हमको समय नहीं मिला। लल्लू सिंह जी, आपका जो राजनीति है, जैसा आपने बताया कि पूरा सेवा से जुड़ी हुई है, सेवा भाव से आप उसको करते हैं, पर एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी कुछ काम जो पाइपलाइन में हो, कुछ आपके मस्तिष्क में हो, ये ज़रूर करूँगा, ये रह गया, ये पक्का करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री का जो अयोध्या को लेकर विजन है, जो सोच, एक एक छोटी छोटी बातों पर उनकी जो निगाह, हम लोग भी जो प्रस्ताव देते रहते हैं उस पर वो विचार करते रहते हैं। और उनकी सोच है कि दुनिया का सुंदरतम नगर अयोध्या बने। कभी पूरी दुनिया की राजधानी अयोध्या रही है जी, फिर से उसी प्रकार उसका स्वरूप खड़ा हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है आध्यात्मिक नगरी के रूप में, क्योंकि इस देश की संस्कृति के प्रतीक भी राम है, और दुनिया में को फिर इस देश की संस्कृति का प्रभाव दुनिया पर पड़े दीदी के साथ, पूरी दुनिया यहाँ की संस्कृति को फिर से माने, इसलिए मोदी जी निरंतर इस पर लगे हुए हैं।
उनकी योजनाओं को नीचे उतारने का काम योगी जी कर रहे हैं। हम सब एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते जितना भी संभव है सुझाव देते हैं और जितना उस पर देख रेख कर सकते हैं उसको भी करते रहते हैं। सांसद लल्लू सिंह जी का कहना है कि अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित कर रहे हैं और पूरे देश के साथ ही पूरे विश्व में अयोध्या जो है आध्यात्मिक पटल पर उभरेगा। आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।